हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 10 का पार्ट 1 का वीडियो करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो चलिए पहले बिफोर यू रीड सेक्शन पढ़ते हैं। डू यू लाइक ट्रैवलिंग? द राइटर विक्रम सेठ enjoys it very much. In his book Heaven Lake, he describes a long journey from China to India via Tibet एंड नेपाल। क्या आपको ट्रैवल करना पसंद है? क्या आपको ट्रैवलिंग पसंद है? विक्रम सेठ जो राइटर हैं, जिन्होंने बेसिकली ये वाला चैप्टर लिखा है, उन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है। एंड हेवन लेक उन्होंने एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी एक लंबी जर्नी चाइना से इंडिया, जो कि उन्होंने तय की थी तिब्बत और नेपाल से होते हुए। सो चाइना से इंडिया वो डायरेक्ट नहीं आए, वो वाया तिब्बत एंड फिर नेपाल एंड देन इंडिया वो आए। एंड इस पूरी जर्नी को उन्होंने रिकॉर्ड किया है इस बुक में हेवन लेक। आपने देखा होगा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें लोग अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करते हैं, ये हज़ारों सालों से इनफैक्ट होती आ रही हैं। एंड इन ट्रैवल रिकॉर्ड से इनफैक्ट हमें बहुत ज़्यादा जानकारियाँ भी मिली है पुराने ज़माने के सिविलाइजेशंस के बारे में। सो इब्न बतूता फॉर एग्जांपल बहुत ही फेमस ट्रैवलर थे जिनसे हमें पता लगा कि इंडिया का फॉर एग्जांपल 10th सेंचुरी के अराउंड कैसा हाल था बेसिकली। सो वो हमें एक रियल सिनारियो देते हैं। सो नॉर्मली अगर आप देखोगे कि अगर किसी पर्सन ने सिविलाइजेशन के बारे में लिखी, सो फॉर एग्जांपल अगर आज किंगडम्स होते हैं, आज गवर्नमेंट नहीं होती, जिस तरह से हमारी डेमोक्रेसी है, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, अवेलेबल हैं, बट अगर सिर्फ एक किंगडम होता तो राजा अपने बारे में सिर्फ अच्छा ही लिखता, उसके जो भी मंत्री हैं वो सिर्फ अच्छा ही लिखते हैं। बट जो ट्रैवलर्स होते हैं ये न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें लिखते हैं। तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रैवलॉग। एंड आजकल फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ट्रैवल ब्लॉग्स होते हैं। सो एक नया टर्म है जो कि हमारे लिए बहुत पॉपुलर है, ट्रैवल ब्लॉग्स, जिसमें इवन अब व्लॉग्स आने लगे हैं। सो ब्लॉग में लोग सिर्फ लिखा करते थे, जैसे ये ट्रैवलॉग्स हैं, बट अब व्लॉग्स हैं जिसमें लोग वीडियो के ज़रिए अपने एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करते हैं, चलते चलते वो बातें करते हैं, आपको लाइव नज़ारा दिखाते हैं चीज़ों का। तो ये चीज़ें जो है इवन दो एडवांस हुई हैं ओवर द टाइम, बट कॉन्सेप्ट सेम है। आप अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करते हो। सो दिस इज अबाउट एक्सपीरियंस, है ना। इसमें कोई एजेंडा नहीं होता है कि आपको किसी कंट्री की तारीफ़ करनी है या खुद की तारीफ करनी। इट्स जस्ट अबाउट कि आपको कैसा लगा। एंड एक्सपीरियंसेस में क्या मेन चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप नोटिस करोगे कि वो दिखाते हैं कि उनको क्या दिखा। सो बेसिकली सारे सेंसेस का वो इस्तेमाल करते हैं मोर और लेस, कि उन्हें क्या दिखा वहाँ पे, उन्होंने क्या सुना, क्या क्या चीज़ें उन्हें सुनने में आई, एंड देन क्या उन्होंने टेस्ट किया, एंड ऑफ कोर्स स्मेल। सो व्हाट यू डू इज यू शेयर ऑल योर एक्सपीरियंसेस जो भी आपको अपने सेंसेस से हो रही है। आपने क्या देख रहे हैं, आपको क्या सुनना ही पड़ रहा है आपके ट्रैवल के दौरान, आपने क्या क्या चीज़ें खाई एंड क्या टेस्ट था, एंड आपको किस तरह की स्मेल आ रही है व्हेन यू आर अराउंड। तो इस तरह से अगर आप चारों चीज़ों को डिस्क्राइब करते हो तो जब कोई रीडर पढ़ता है तो वो ऐसा फील करता है कि वो उसी जगह पर है। एंड ऐसा ही कुछ विक्रम सेठ ने इस बुक में किया है। इनफैक्ट ये जो बुक है, एक्सपीरियंसेस जो इन्होंने शेयर किए, ये बुक लिखी है उन्होंने 1983 में। सो ये हमारे लिए काइंड ऑफ एक ट्रैवल टू द रीसेंट पास्ट होगा, बिकॉज 1983 से अब तक बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। इनफैक्ट अगर आप इन जगहों पे जाएं जो विक्रम सेठ डिस्क्राइब करेंगे, उनको बहुत आपको डिफरेंट दिखेगा, बिकॉज यहाँ 30 साल गुजर चुके हैं, 30-40 साल गुजर जाएंगे, तो यू विल फाइंड इट मच डिफरेंट देन वो बता रहे हैं। बट ये ट्रैवलॉग, जैसा हमने कहा था, कि बहुत अच्छे हिस्ट्री के पीसेज होते हैं, ये हमें हिस्ट्री का एक टूर कराते हैं। एंड जब इन्होंने बुक लिखी तो वो 31 ईयर्स ओल्ड थे। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी भी रहेगी उनके ट्रैवलॉग में। सो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी आजकल ट्रैवल ब्लॉग या व्लॉग देखते हो, कोई टीनेजर लिखते हैं तो उनका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, बट एक 31 ईयर्स ओल्ड कोई लिख रहे हैं तो उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है। वो डिफरेंट तरीके से चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। आप नोटिस करोगे कि वो थोड़े से फिलोसफिकल भी होते हैं, बिकॉज ये ऐसी एज है जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो एंड आप थोड़े से फिलोसफिकल होने लगते हो चीज़ों के लिए। तो ये आपको देखने को मिलेगा। एंड विक्रम सेठ एक बहुत अच्छे राइटर है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली उन्होंने एक सूटेबल बॉय, जो उनकी बुक है, वो अडेप्ट हो चुकी है एक सीरीज में। सो जाने माने ये राइटर हैं, इनको 2007 में पद्मश्री भी मिला है। सो ही इज़ वेल रिकग्नाइज्ड, आप कह सकते हैं। सो ये पीस में आपको ये दिखेगा कि ही इज़ नॉट जस्ट अ ट्रैवलर, उनकी राइटिंग स्किल्स भी आपको नोटिस करने को मिलेंगी। हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हालेबीड? कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दीज? सो क्या आपने इन प्लेसेस का नाम सुना है? अजमेर शरीफ,
अजमेर शरीफ में वहाँ की दरगाह बहुत फेमस है, अजमेर शरीफ की दरगाह, तो ये मुस्लिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस हो गई। देन मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है जो कि वर्ल्ड फेमस टेम्पल है, सो ये हिंदूज के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेस हो गई। सांची में सांची स्तूपा है, इनफैक्ट यहाँ पे अशोका पिलर्स भी हैं, एंड इवन ये माना जाता है कि अशोका ने मेंटेन किया है इस पर्टिकुलर स्तूपा को। सो ये 2000 साल पुरानी है, एंड ये बुद्धिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज बुद्धा के जो अर्ली डिसाइपल्स थे उनके रिमेन्स यहाँ पर हैं। देन वाराणसी, काशी जिसे कहा जाता है पुराने एपिक्स में, सो ये हिंदूज के लिए बहुत ही पॉपुलर जगह है, बट इनफैक्ट यहाँ पे बुद्ध धर्म के लिए भी इंपॉर्टेंस है बिकॉज सरमन दिया था, सरमन एट बनारस आपको पता है बुद्धा ने दिया था यहाँ पर। एंड जैनिज्म के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है बिकॉज उनके जो 23rd तीर्थंकर है उनका बर्थ प्लेस है ये। सो सारनाथ का जो मंदिर है वह बुद्धा के लिए फेमस है। देन हालेबीड को इनफैक्ट यू कॉल इट हालेबीडू। सो हालेबीडू वहाँ पे हिंदू टेम्पल्स हैं एंड ये होयसाला किंगडम के राजा ने बनाया, एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए और इसकी जो सिमेट्री है, इनका जो प्लान है बहुत ही पॉपुलर है। सो इनफैक्ट वहाँ अगर आप जाओगे, वहाँ पे विज़िट करोगे तो आप इसके आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाओगे कि इनफैक्ट इतने फॉर एग्जांपल 14th सेंचुरी या 13th सेंचुरी के अराउंड उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई। सो क्या कॉमन है इन चीज़ों में कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं ड्यू टू रिलीजियस रीजंस। सो यहाँ पे कोई या तो श्राइन्स हैं, स्तूपास हैं या मंदिर हैं, या हिस्टोरिकली इस प्लेस का कोई रिलीजियस महत्व है। एंड इस तरह के कोई प्लेसेस आपको पता है तो इस तरह से बहुत सारे प्लेसेस है। फॉर एग्जांपल खजुराहो है जहाँ पे खजुराहो के टेम्पल्स बहुत ही फेमस हैं। देन पुष्कर है जहाँ पे पुष्कर मेला लगता है, वो एक फेमस प्लेस है। देन प्रयाग है जहाँ पे कुंभ मेला लगता है। सो इस तरह के प्लेसेस बहुत सारे इंडिया में जो बेसिकली इंपॉर्टेंस रखते हैं बिकॉज ऑफ फेथ, धर्म से रिलेटेड। सो इस तरह से और भी प्लेसेस जो आपने विजिट किए हो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। What do the surroundings of a holy place in your city look like? Think about it as you read विक्रम सेठ's डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू। सो आपके सिटी में जो भी होली प्लेसेस, होली प्लेसेस में क्या आएंगे? इट कैन बी योर टेम्पल, इट कैन बी एन आश्रम अगर वो फॉर एग्जांपल किसी रिलीजियस गुरु का आश्रम है। इट कैन बी फॉर एग्जांपल मॉस्क, इट कैन बी अ चर्च, इट कैन बी अ श्राइन जैसे बुद्धा और जैन्स के होते हैं। सो इट कैन बी एनी ऑफ दीज थिंग्स एंड आपको डिस्क्राइब करना है कि उसका सराउंडिंग कैसा है। एंड इसके बारे में आपको सोचते रहना है कि जिस तरह से विक्रम सेठ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं काठमांडू का, उस तरह से आप उसी फ्लेवर को यूज़ करके, उसी तरीके को यूज़ करके आप कैसे अपने सिटी किसी होली प्लेस के सराउंडिंग को डिस्क्राइब करेंगे। So with this note, चलिए अब हम रीडिंग करते हैं। I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. The next morning with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. So ये in the middle of a narrative ये chapter start हो रहा है because ये chapter एक छोटा सा excerpt है, एक छोटा सा part है इनकी बुक का, Heaven Lake. So बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स जैसे मिस्टर शाह कौन है हमें पता नहीं, बट डजंट मैटर। इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझने के लिए हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। सो क्या बोल रहे हैं ऑथर कि उन्होंने एक चीप रूम लिया टाउन के सेंटर में एंड वहाँ पे घंटों सोए। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा थक गए ट्रैवलिंग की वजह से, जो इनसे पहले उन्होंने की हमें पता नहीं है, बट डजंट मैटर। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग उनके मिस्टर शाह के सन और उनके जो नेफ्यू हैं। सो नेफ्यू का मतलब क्या होता है? नेफ्यू का मतलब भतीजा भी हो सकता है और भांजा भी हो सकता है। सो इट हैज़ टू बी क्लैरिफाइड। या तो नैरेटिव में कहीं क्लियर करेंगे कि वो पापा के साइड से हैं या मम्मी के साइड से हैं, तो वो भतीजा या भांजा क्लियर होगा। सो इंग्लिश में ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कॉन्टेक्स्ट से समझना होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मदर के कॉन्टेक्स्ट में बातें हो ही जा रही है तो आप अज्यूम करोगे कि जो नेफ्यू की बात हो रही है वो मदर के साइड की हो रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये अज्यूम किया जाता है कि वो फादर के साइड मेंशन कर रहे हैं। सो इट्स ओके अगर कोई आपसे बोले कि दिस इज माय नेफ्यू, सो यू कैन एक्चुअली आस्क कि फादर के साइड से या मदर के साइड से, और यू कैन एक्चुअली आस्क कि बेसिकली ये आपके पैटर्नल अंकल का बेटा है या मैटर्नल अंकल का, सो मामा का है या चाचा का फॉर एग्जाम्पल। सो उनके सन या नेफ्यू उनके साथ नेक्स्ट मॉर्निंग विजिट करने जा रहे हैं कहाँ पर? 2 टेम्पल काठमांडू के जो कि सबसे ज़्यादा सेक्रेड हैं, सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस हैं, होली माने जाते हैं। किसके लिए? एक हिंदू के लिए और एक बुद्धिस्ट के लिए। At Pashupatinath, outside which a sign proclaims entrance for the Hindus only, there is an atmosphere of febrile confusion.
सो पहला जो प्लेस है, सेक्रेड प्लेस, वो है पशुपतिनाथ, जिसके बाहर क्या लिखा है, साइन क्या प्रोक्लेम कर रहा है, प्रोक्लेम करना है ना डिक्लेयर करना। सो साइन क्या डिक्लेयर कर रहा है कि सिर्फ हिंदूज के लिए एंट्रेंस है, तो बाकी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए नहीं, सिर्फ हिंदूज एंटर कर सकते हैं। एंड वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है। सो एटमॉस्फेयर का यहाँ पे मतलब क्या है, वातावरण। वातावरण कैसा है, फिब्राइल कंफ्यूजन का। सो फिब्राइल का मतलब क्या होता है, फिब्राइल का मतलब होता है थोड़ा फीवरिश, थोड़ा सा जब आप कंफ्यूज हो जाते हो या बहुत ज़्यादा नर्वसली एक्साइटेड रहते हो बिकॉज आपको फीवर है, उस तरह का स्टेट को आप फिब्राइल कहते हो। सो दिस इज नथिंग बट नर्वस एक्साइटमेंट या एनर्जी। बट जब आप फिब्राइल कंफ्यूजन एज अ कॉम्बिनेशन बात करते हो तो इसका मतलब है कि कंप्लीट केओस है यहाँ पे। कंप्लीट केओस मतलब कोई भी ऑर्डर नहीं है, पूरा अफरा तफरी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्या हो रहा है, कोई भी ऑर्डर नहीं, कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम अराउंड द ग्राउंड्स। तो क्या बता रहे हैं कि प्रीस्ट भी और हॉकर्स किसे कहते हैं, हॉकर्स बेसिकली जो सेल करते हैं गुड्स, सो सेलर्स, सामान बेचने वाले, डिवोटीज जो भी श्रद्धालु हैं, टूरिस्ट जो भी टूरिस्ट आए हैं, काउज, मंकी, सारे जानवर भी रोम करें, घूम रहे हैं वहाँ के ग्राउंड में। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, there are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. हमने फूल चढ़ाए वहाँ पर, एंड वहाँ पे इतने सारे वर्शिपर्स, इतने ज़्यादा पूजा करने वाले लोग थे कि जो लोग प्रीस्ट का अटेंशन चाहते थे उनको क्या करना पड़ रहा था, उनको एल्बो करके साइड करना पड़ रहा था, पुश करना, ताकि वो अपना रास्ता बना सके सामने आगे जाने के लिए। इनफैक्ट ऐसा जो वातावरण है आपको फॉर एग्जांपल शिरडी में दिख जाएगा, ऐसा वातावरण फॉर एग्जांपल आपको तिरुपति टेम्पल मिल जाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वहाँ पे जाने के बाद। सो आप लंबी लाइन में लगते हो, वो लाइन पूरा ऑर्डरली होता है, पर जैसे ही आप एक्चुअल भगवान के श्राइन के पास आते हो तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि अगर प्रीस्ट से आपको टीका लगवाना है या आपको कुछ चढ़ाना है तो उसके लिए एक दूसरे को केहूनी मारते हैं लोग ताकि जगह मिल सके आगे जाने के लिए। सो ये बहुत ही नॉर्मल सिनेरियो है, इनफैक्ट आई वुड से हर जगह का। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपलीज रॉयल हाउस अपीयर्स। सो एक प्रिंसेस है, राजकुमारी है नेपलीज रॉयल हाउस की। सो वहाँ पे क्या है, किंग एंड क्वीन का घर है। इनफैक्ट नेपाल में उस समय, आप तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई है, बट पहले फॉर एग्जांपल एक काइंड ऑफ मोनार्की थी, जैसे ब्रिटिश मोनार्क है, क्वीन है वहाँ पे अभी भी, तो वहाँ पे भी ऐसा ही रॉयल रेन था, यू कैन से, नेम से ही सही बट एटलीस्ट मेजर डिसीजंस वो लेते थे। सो वहाँ के रॉयल हाउस की नेपलीज प्रिंसेस वहाँ पे आई उस मंदिर में पूजा करने। Everyone bows and makes way. By the main gate, a party of saffron-clad Westerners struggle for permission to enter. The policeman is not convinced that they are the Hindus. Only Hindus are allowed to enter the temple. So सब वहाँ पे क्योंकि नेपलीज प्रिंसेस आई हैं तो सब क्या करते हैं, बो करते हैं, झुक के उनका सम्मान करते हैं, रास्ता देते हैं उनको। By the main gate के पास एक पार्टी है, पार्टी मतलब एक ग्रुप। किनका ग्रुप है, वेस्टर्नर्स का ग्रुप है। वेस्टर्नर्स यानी जो वेस्ट से आए हैं। वेस्ट से फॉर एग्जांपल हम किसे कहते हैं, या तो यूरोपियंस हो गए या अमेरिकन्स हो गए, जिनको हम गोरे कहते हैं बेसिकली, यूरोपियंस, अमेरिकन्स, कोई भी इनमें से कोई भी हो सकते हैं, तो वो वेस्टर्नर्स हैं। सैफ्रॉन क्लैड मतलब उन्होंने सैफ्रॉन केसरी रंग के, जो जैसा नॉर्मली हिंदूज पहनते हैं, तो उस पर्टिकुलर ड्रेस में वो हैं, क्लोथेड हैं। तो क्लैड का मतलब है यहाँ पे क्लोथेड। सो उन्होंने सैफ्रॉन रंग के कपड़े पहने हैं जो बेसिकली पूजा के टाइम लोग पहनते हैं। एंड वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन दिक्कत हो रही है उन्हें परमिशन लेने में, घुसने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो वहाँ के जो पुलिसमैन है वो कन्विंस नहीं है कि वो एक्चुअल में हिंदूज हैं। तो इनफैक्ट इस पुलिसमैन को पता नहीं है, ये 1983 है, इतना ज़्यादा लोगों को चीज़ें पता नहीं है, बट आज फॉर एग्जांपल इंटरनेट एंड ऑल दैट स्टफ हमें पता है कि इवन वेस्ट में भी हिंदुइज्म को बहुत अपनाया जा रहा है। बहुत लोग जो इंडिया में आए हैं वो हिंदू धर्म से इंस्पायर होकर वहाँ जाके फॉलो करना स्टार्ट कर दी, बिकॉज बहुत लोग हिंदू धर्म को धर्म से ज़्यादा एज अ वे ऑफ लाइफ भी देखते हैं, बट रिचुअल्स भी अपनाते हैं। सो जैसे कोई भी एक धार्मिक इंसान रिचुअल्स अपनाता है, वो रिचुअल्स भी करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। एंड इस्कॉन फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली कृष्ण की पूजा करते हैं। वो कृष्ण और राम, इनफैक्ट क्योंकि हरे राम हरे कृष्ण वो बोलते हैं, उन्होंने फैलाया है हिंदू धर्म को काफ़ी ज़्यादा। तो इनके अगर आप फॉर एग्जांपल जो भी डिसाइपल्स है देखोगे तो इस तरह से वो रहते हैं, वेस्टर्नर्स रहते हैं, इस तरह से कपड़े पहने रहते हैं। एंड आपके लिए शायद ये नया नहीं होगा, आपने फॉर एग्जांपल कुंभ मेला में शायद देखा हो, ये कुंभ मेला में बहुत आते हैं ऐसे लोग। तो वो पुलिसमैन को पता नहीं, तो उसको कन्विंस नहीं कि एक्चुअल में हिंदूज हैं। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू monkeys, one chases the other, who jumps onto a shivling, then runs screaming around the temples and down to the river. The
होली बागमती। सो दो बंदरों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को चेज कर रहा है, एक शिवलिंग पे जंप करता है एंड फिर चिल्लाते हुए दौड़ते हुए कहाँ जाता है, टेम्पल्स के अराउंड घूम रहा है वो, और फिर नदी के किनारे होली बागमती वहाँ पे जो रिवर है उसके पास चला जाता है। तो ये सीन क्यों दिया गया? ये सीन इसलिए दिया गया है कि एक तरह का ये इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ऑथर, एंड इनफैक्ट मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा जब आप ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो हम इन माइनर डिटेल्स को भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम खड़े हैं एंड हम देख रहे हैं कि दो गायें आपस में लड़ने लग गई इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट, बहुत फनी है बट दिस इज़ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। आप फॉर एग्जांपल देख रहे हो दो बंदर लड़ रहे हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ें भी करते हैं, जब बंदर लड़ते हैं तो बहुत आवाज़ें करते हैं, आपको एक सेकंड के लिए डर भी लगता है कि वो आपके पास आके आपका सामान ना छू जाए। दिस इज पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। तो अगर आप वहाँ पर हैं तो उस मोमेंट पे आप ये चीज़ें फील करते हैं, एंड अगर आप उन चीज़ों को भूलें ना और उसको लिखें तो एक अलग सा इफेक्ट क्रिएट करता है, एज इफ कि मैं एक मूवी देख रहा हूँ। तो इट्स लाइक कि एक सीन से दूसरे सीन में कैसे हम जा रहे हैं, कि यहाँ पे इन्होंने कितना अच्छा से यूज़ किया है बंदर को एक सीन से दूसरे सीन में जाने के लिए। तो सीन क्या था, पशुपतिनाथ का टेम्पल का सीन था, एंड वहाँ से वो हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ से जो गुजर रही है रिवर, होली रिवर बागमती। सो ये भी एक ट्रिक है, ये भी आप नोटिस करें। सो दिस इज जस्ट अ वे कि किस तरह से आप प्रोग्रेस करते हैं अपने ट्रैवलॉग में भी, कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आप कनेक्ट करते हैं थ्रू दीज थिंग्स। दैट फ्लोज बिलो, अ कॉर्प्स इज बीइंग क्रीमेटेड, on its banks washerwomen are at their work and children bathe। so यहाँ टेम्पल है, यहाँ पे बागमती रिवर है, एंड वहाँ पे क्या दिख रहा है कि वहाँ पे शमशान घाट भी है जहाँ पे बॉडी को बर्न किया जा रहा है। सो क्रीमेट करना यानी जलाना या बर्न करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये नहीं कहते हो कि बॉडी को जलाने जा रहे हैं, आप कहते हैं इनका दाह संस्कार हो रहा है। तो इस तरह से क्रीमेट एक फॉर्मल वर्ड है, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम गोइंग टू बर्न द बॉडी, सो आई एम गोइंग टू क्रीमेट द बॉडी। सो क्रीमेट इट विल बी अंडरस्टूड, इवन दो मीनिंग सेम है एक्चुअली, बट इट विल बी अंडरस्टूड कि आप रिचुअलिस्टिकली उसको बर्न करने जा रहे हैं शमशान घाट में फॉर एग्जाम्पल। तो ये वर्ड्स का बस यही एक डिफरेंस होता है कि बर्न आप कहाँ यूज़ करोगे और क्रीमेट कहाँ यूज़ करोगे। वहाँ पे जो धोबिन है वो भी अपना काम कर रही, कपड़े धो रही हैं जैसे यहाँ आप देख रहे हो, एंड बच्चे वहाँ पे नहा रहे हैं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। एंड फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। एक बास्केट रखा है फ्लावर्स और लीव्स का जो कि ओल्ड ऑफरिंग है, ऑफरिंग जो आप भगवान को चढ़ाते हैं, चढ़ावा जिसे हम कहते हैं। सो ऑफरिंग्स का मतलब हो गया यहाँ पे चढ़ावा। वो क्या हो रहा है, मुरझा गया है, विल्टेड यानी मुरझाना। इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, एंड उसे कहाँ पे गिरा दिया जा रहा है, रिवर में गिरा दिया जा रहा है। A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kali Yuga will end on earth। तो एक छोटा सा श्राइन है, श्राइन किसे कहते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे आप देखोगे कि सिर्फ भगवान की एक मूर्ति रखी है, लोग सिर्फ उनकी पूजा कर रहे हैं। इस तरह से जो छोटे छोटे टेम्पल जिसे हम कह देते हैं, दे आर नथिंग बट श्राइन्स, एक छोटा सा प्लेस ऑफ वर्शिप होता है ये भी। सो एक छोटा सा श्राइन है वहाँ पे जो हाफ प्रोट्रूड कर रहा है। सो प्रोट्रूड करने का क्या मतलब है, प्रोट्रूड करना यानी एक्सटेंड बियॉन्ड, बाहर की ओर एक्सटेंड करना, या इस केस में एक सरफेस से। सो कौन सा सरफेस है, एक स्टोन प्लेटफॉर्म है जिससे बाहर की ओर एक छोटा सा श्राइन जो है आधा निकला हुआ है। तो मे बी शायद इसकी बात हो रही हो, वी डोंट नो। सो आधा श्राइन निकला हुआ है, एंड वहाँ पे क्या है, ऐसा मान्यता है कि जब वो पूरी तरह से बाहर निकल आएगा, इमर्ज हो जाएगा यानी बाहर पूरी तरह निकल आएगा, तो उस श्राइन के अंदर जो गॉडेस है, जो डेटी गॉडेस है, वो निकल आएंगी, और जो कलयुग का जो इविल पीरियड है, जो खराब समय है ये कलयुग का, वो खत्म हो जाएगा धरती पर। इनफैक्ट मैंने बहुत सर्च किया इसके बारे में, सो मुझे कुछ मिला नहीं रिलेटेड टू ये श्राइन या गॉडेस। हो सकता है कि 1983 में कुछ ऐसा मान्यता रहा हो एंड वो अब चेंज हो गया। सो अब फॉर एग्जाम्पल जो मुझे मिला है इट इज़ समथिंग अबाउट विरूपक्ष। सो विरूपक्ष की एक आइडल है जो इस तरह से हाफ प्रोट्रूड कर रहे हैं, एंड माना जाता है कि वो बाहर की ओर निकलते जा रहे हैं, एंड जब वो पूरी तरह बाहर निकल जाएंगे तो कलयुग का अंत हो जाएगा। सो एनीवे हम बात करें इस चैप्टर की, तो जो वहाँ की मान्यता है, सो मे बी आप जब काठमांडू जाएं तो आप ये चीज़ पूछ सकते हैं कि वो कौन सी देवी का श्राइन है जिससे कलयुग वाली बात रिलेटेड है, तो शायद आपको वो बता दे। बट विरूपक्ष फॉर एग्जाम्पल इवन इंडिया में पूजे जाते हैं विरूपक्ष के नाम से। सो वी डोंट नो कि क्या सच है, बट ये मान्यता है वहाँ की कि ऑथर के केस में उनको पता चला कि गॉडेस हैं जो एस्केप करेंगी, तब कलयुग खत्म होगा।
At the Bodhnath Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is, in contrast, a sense of stillness. Its immense white dome is ringed by a road. अब वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, बौद्धनाथ स्तूपा की, जो कि बुद्धिस्ट श्राइन है काठमांडू की. सो एक पशुपतिनाथ जो हिंदूज के लिए पॉपुलर है, ये बौद्धनाथ स्तूपा है जो बुद्धिस्ट के लिए पॉपुलर है. देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस. और वो क्या कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या है, एक सेंस ऑफ स्टिलनेस है. सो स्टिलनेस का क्या मतलब, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है. या यू कैन से देयर इज एन एब्सेंस ऑफ, क्या चीज़ की कमी है, एब्सेंस ऑफ मूवमेंट, चहल पहल की कमी है, मूवमेंट एंड साउंड. इट्स इमेंस, इमेंस यानी बहुत बड़ा, वेरी बिग, उसका बहुत बड़ा एक वाइट डोम है. इट इज़ रिंग्ड बाय, रिंग्ड यानी उसके चारों ओर एक रोड जाती है. Small shops stand on its outer edge. Many of these are owned by Tibetan immigrants. Felt bags, Tibetan prints and silver jewelry can be bought here. So छोटे छोटे शॉप के स्टैंड लगे हुए हैं उसके आउटर एज में एंड उसके बाहर की ओर उस रोड के. एंड बहुत सारे शॉप्स किनके हैं, तिब्बतन इमिग्रेंट्स के हैं. सो इमिग्रेंट्स का मतलब क्या होता है, इमिग्रेंट्स हम उन लोगों को कहते हैं जो दूसरे कंट्री से किसी फॉरेन कंट्री में आके परमानेंटली सेटल हो जाते हैं. सो अ पर्सन who comes to live permanently, so basically settle होने आ जाते हैं permanently in a foreign country. so ये कहाँ से आए, ये तिब्बत से आए हैं. तिब्बत से ये लोग आए इसलिए उनको क्या कहा जा रहा है, तिब्बतन इमिग्रेंट्स. यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, उन्होंने दुकानें खरीद ली हैं एंड उन्हीं की दुकानें जो है यहाँ पे दिख रही हैं. क्या बिक रहा है वहाँ पे, फेल्ट बैग्स बिक रहा है. फेल्ट यानी शीप के वूल से बना हुआ ये फैब्रिक होता है एंड इस तरह के बैग्स होते हैं, आपने कभी देखा हो तो इनको फेल्ट बैग्स कहते हैं. तिब्बतन प्रिंट्स, इस तरह के प्रिंट्स होते हैं जो तिब्बतन कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं. एंड सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी वहाँ पे खरीदी जा सकती है. देयर आर नो क्राउड्स, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है वहाँ पर. दिस इज अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड. ये हेवन है. हेवन का मतलब क्या है, कंफ्यूज मत हो ये हेवन से. हेवन का मतलब होता है सेफ प्लेस. सो एक सेफ प्लेस है, क्वाइटनेस का, क्वाइटनेस यानी शांति का एक सेफ प्लेस है. कहाँ पे, बिजी स्ट्रीट्स के बीचों बीच. सो आसपास बहुत सारी बिजी स्ट्रीट्स है, बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है. काठमांडू इज विविड, mercenary, religious, with small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets, with fruit sellers, flute sellers, hawkers of postcards, shops selling western cosmetics, film rolls and chocolate, और copper utensils and Nepalese antiques. So काठमांडू कैसा है, विविड है. विविड का क्या मतलब होता है, विविड आप उसको कहते हो जो आपको आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा पावरफुल फीलिंग्स या क्लियर इमेजेस, जैसे आप उस चीज़ को याद करते हैं तो आपके पास एकदम क्लियर इमेजेस दिमाग में आ जाती है. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ वनीला आइसक्रीम, तो अगर आपको वनीला फ्लेवर बहुत पसंद है तो इमीडिएटली आपके दिमाग में उसका टेस्ट, वो कैसा दिखता है, कितना ठंडा फील होता है वो आइसक्रीम, को तुरंत आ जाएगा. तो एक विविड सी मेमोरी आ जाती है. सो काठमांडू के लिए भी क्या कह रहे हैं, वो विविड है. दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस पावरफुल फीलिंग्स. सो या तो बहुत पावरफुल फीलिंग्स प्रोड्यूस करते हैं या क्लियर इमेजेस दिमाग में आ जाती है उस चीज़ को याद करते हैं. सो उसको आप विविड कहते हैं. सो ये विविड है. मर्सनरी, मर्सनरी का मतलब है वो मनी ओरिएंटेड है. दैट मीन्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे कारोबार चल रहा है. इनफैक्ट जिस तरह से शॉप्स लगे हैं वहाँ पे उससे पता लगता है. ऑफकोर्स ये टूरिस्ट प्लेस है तो मर्सनरी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. रिलीजियस भी है. क्या बता रहे हैं वो कि उसकी जो नैरो है, सबसे संकड़ी और सबसे जो बिजी स्ट्रीट्स है वहाँ पे श्राइन्स दिख जाएंगे आपको, छोटे छोटे श्राइन्स दिख जाएंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप दिख जाएंगे जिसमें डेटीज हैं फ्लावर से डेकोरेट की गई. सो अडोन्ड का मतलब है डेकोरेटेड. विथ फ्रूट सेलर्स, वहाँ पे फ्रूट सेलर्स दिख जाएंगे, फ्लूट सेलर्स दिख जाएंगे, बांसुरी बेचने वाले, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स, पोस्ट कार्ड बेचने वाले. इनफैक्ट हर टूरिस्ट प्लेस में आपको पोस्ट कार्ड बेचने वाले दिख जाएंगे. 1983 में जब आपके पास ईमेल नहीं है, आपके पास डिजिटल कैमरा नहीं है, तो वहाँ पे हम, फॉर एग्जांपल मुझे याद है 90s में जब मैं ट्रैवल किया करता था तो पोस्ट कार्ड्स हमेशा खरीदता था. बिकॉज पोस्ट कार्ड्स एक ऐसी चीज़ थी जो इंस्टेंटली आपको फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं है, उस प्लेस से रिलेटेड फ़ोटोज़ भी मिल जाती थी. एंड इनफैक्ट हमारे टाइम ये कल्चर उतना नहीं था कि हम पोस्ट कार्ड्स को भेज सकें दूसरे लोगों को उसमें कुछ लिख के. बट इनफैक्ट हमारे से पहले फॉर एग्जांपल मम्मी पापा लोग ये बहुत किया करते थे कि वो पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल बहुत करते थे टूरिस्ट प्लेस में जाके वहाँ से सेंड करना कि देखो हम यहाँ पे गए हैं. सो हॉकर्स यानी सेलर्स, जैसे हमने देखा, तो वहाँ पोस्ट कार्ड सेलर्स हैं. शॉप्स हैं वहाँ पे जो वेस्टर्न कॉस्मेटिक सेल कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारे वेस्टर्नर्स आते हैं वहाँ पे. फिल्म रोल्स, फिल्म रोल्स अगर आपको आई डाउट कि आपको
आपको पता होगा, बट मैं फॉर एग्जांपल उसी एरा से आ रहा हूँ. सो हमारे टाइम ऐसा था कि कैमराज बहुत ही लेट आए इंडिया में. फॉर एग्जांपल एटलीस्ट कॉमन लोगों के लिए, अमीरों के पास ऑब्वियसली होंगे, बट एटलीस्ट कॉमन पीपल के पास कैमराज आए 90s में. एंड उस समय क्या हुआ, फिल्म रोल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था. सो हमारे पास भी फॉर एग्जांपल कैमरा हुआ करता था, जिसमें हम जब भी कहीं टूरिस्ट प्लेस में जाते थे तो हम सबसे पहले क्या खरीदते थे, फिल्म रोल खरीदते थे, ताकि वो 36 का आई थिंक एक रोल आता था. एंड आपको एकदम टाइम और ऐसे करना होता था चीज़ों को कि आपके पास 36 हैं, एंड आपको डिसाइड करना होता था आप इतनी जगह जाओगे, यहाँ पे 4 फोटो लेनी है, यहाँ पे 5 फोटो लेनी है. एंड नॉर्मली आप आजकल की तरह इस तरह से 10,000 फोटोएं नहीं ले लेते हो एक ट्रिप में. आपके पास एट मैक्स फॉर एग्जांपल आप 100 फोटो लोगे, बिकॉज फिल्म रोल्स के पैसे लगते थे, कैमरे में जो बैटरी लग रही है वो भी महंगी आती थी. एंड देन फॉर एग्जांपल जब आप उस फिल्म को वापस लेके जाते थे एंड उसको डेवलप कराते थे तो उसके अलग पैसे लगते थे. तो पूरे टाइम में आप सोचते थे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है. तो ये फिल्म रोल्स जो है हर टूरिस्ट प्लेस में, इनफैक्ट जैसे पान की दुकान में हम जाओगे तो वो फिल्म रोल रखता ही है. तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे फिल्म रोल्स भी मिल रही थी, चॉकलेट मिल रहा है, और कॉपर तांबे के बर्तन मिल रहे हैं. नेपलीज एंटीक्स, और नेपाल के एंटीक्स मिल रहे हैं. सो एंटीक्स क्या होते हैं, एंटीक्स आपने वर्ड बहुत सुना होगा, स्पेशली टूरिस्ट प्लेस में अगेन मिलते हैं बहुत ही. ये बेसिकली ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, लोग इसको कलेक्ट करते हैं. सो ये दीज आर कलेक्टिबल्स. कलेक्टिबल ऑब्जेक्ट है जिसकी हाई वैल्यू होती है, नॉर्मली बहुत हाई वैल्यू होती है, दैट हैज़ हाई वैल्यू. एंड क्यों होती है उसकी हाई वैल्यू, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एज का होता है. दैट मीन्स बहुत सालों पुराना होता है. सो 100 साल पुराना अगर आपको बर्तन दे दिया गया, 200 साल पुराना कोई एक फॉर एग्जांपल स्मोकिंग पाइप किसी राजा ने यूज़ की, तो वो एक एंटीक बन गया. सो इस तरह के एंटीक्स हैं. नॉर्मली आप देखोगे कुछ एंटीक जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है वो तो ऑक्शन की जाती है, बट कुछ एंटीक्स जो कलेक्टिबल्स की तरह कॉमन मैन यूज़ करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिल रही हैं, उसके बारे में बता रहे हैं. फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, कार हॉर्न साउंड, bicycle bells ring, stray cows low questioningly at motorcycles, vendors shout out their wares. सो उन्होंने पहले बहुत सारी चीज़ें दी कि क्या सुन रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि फिल्म के गाने जो हैं ब्लेयर हो रहे हैं. ब्लेयर यानी शाउट लाउडली, सो तेज़ तेज़ आवाज़ में बोलना, या वहाँ से तेज़ तेज़ फिल्म के गाने बज रहे हैं रेडियो में. सो रेडियोज़ चलते हैं वहाँ उस ज़माने में, एंड बेसिकली वो शॉपकीपर्स रेडियोज़ रखते होंगे, एंड वहाँ से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है फिल्म के सॉन्ग्स की. कार के हॉर्न की आवाज़ आ रही है. इनफैक्ट कार उस ज़माने में इतना कॉमन नहीं होगा, बट जो कार होगी इतनी भीड़ होगी कि उसे हॉर्न बहुत बजाना होगा. सो कार के हॉर्न. बाइसिकल बेल रिंग, सो बाइसिकल्स बहुत चलते थे उस ज़माने में फॉर एग्जांपल, तो बाइसिकल की रिंग की आवाज़. स्ट्रे काउस, जो ऐसे भटकी हुई गायें हैं. सो स्ट्रे का मतलब होता है भटका हुआ या सेपरेटेड फ्रॉम ग्रुप. सो ये तो ऐसा सीन है जो हमारे लिए बहुत रिलेटेबल है. इवन बड़े से बड़े शहर में आपको सड़क पे गायें दिख जाएंगी, कभी कभी तो बीच में धरना दे के बैठ जाती हैं. तो यहाँ पे उनको स्ट्रे काउस दिखे एक से ज़्यादा, जो लो कर रही है. लो करना यानी मूव करना, बेसिकली गाय जो अपनी आवाज़ निकालती है उसको लो करना कहते हैं. क्वेश्चनिंगली, क्वेश्चन कर रही है मोटरसाइकिल्स को. क्वेश्चनिंगली यानी उन्हें देख के एज इफ ऐसा लग रहा है कि कुछ सवाल पूछ रही है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो फॉर एग्जांपल. तो इस तरह से बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऑथर को जैसा फील हो रहा है उस मोमेंट पे उसको उस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं. वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर. सो जो भी वेंडर्स हैं, वेंडर्स का मतलब होता है सेलर्स. सो जो भी सेलर्स हैं, सो आपने देखा 2 वर्ड्स हैं, हॉकर्स हैं, वेंडर्स हैं. सो ये सेम बेसिकली सिनोनिम्स काइंड ऑफ हैं. तो ये सेलर्स जो हैं जो अपनी वेयर्स को चिल्ला के बता रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं कस्टमर्स को कि मेरे पास ये ले लो, बर्तन ले लो, लिपस्टिक ले लो, जैसे वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स है तो इस तरह से आपने देखा होगा, बिंदियाँ ले लो. तो इस तरह से जब भी आप टूरिस्ट प्लेस में जाओगे तो मार्केट प्लेस में स्पेशली इस तरह का सीन आपको दिखे, यानी वही डिस्क्राइब करा विक्रम सेठ. आई इंडल्ज myself mindlessly by a bar of marzipan, a corn on the cob, roasted in a charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder and lemon, a couple of love story comics and even a Reader's Digest. All this I wash down with Coca-Cola and a nauseating orange drink and feel much the better for it. अब वो थोड़ा अपने बारे में बता रहे हैं वो क्या कर रहे थे उस समय. सो इंडल्ज कर रहे थे. सो इंडल्ज करना यानी अलाउ वन सेल्फ टू एन्जॉय समथिंग. सो इंडल्ज करना है ना किसी चीज़ को एन्जॉय करना, बेसिकली खुद को अलाउ करना. कि आई इंडल्ज माई सेल्फ विद अ
कप ऑफ आइसक्रीम। सो मैंने अपने आप को अलाउ किया एंजॉय करना क्या करके, आइसक्रीम खा के। तो सिमिलरली वो क्या बता रहे हैं, माइंडलेसली उन्होंने इंडल्ज किया। माइंडलेसली यानी बिल्कुल सोचे समझे बिना। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने एक मार्जिपान का बार खरीदा। सो मार्जिपान बेसिकली बादाम की बने हुई एक मिठाई है, सो उसको मार्जिपान कहते हैं। कॉर्न ऑन दी कॉब, कॉर्न ऑन दी कॉब इज नथिंग बट भुट्टा। सो नॉर्मली आप कॉर्न देखोगे तो दाने अलग अलग होते हैं, मसाला कॉर्न आपको मिलेगा, बट भुट्टे को कॉर्न ऑन दी कॉब कहते हैं बिकॉज वो इस तरह से अटैच होता है, इस तरह से वो रोस्ट किए जाते हैं नॉर्मली चारकोल में। सो ब्रेजियर क्या है, ब्रेजियर बेसिकली एक ओपन स्टोव है, चूल्हा। तो इस तरह से चारकोल के चूल्हे में मतलब वो कोयला यूज कर रहे हैं एंड वहाँ पे भुट्टे सिक रहे हैं पेवमेंट में। पेवमेंट यानी फुटपाथ। तो आपने ये सीन बहुत देखा होगा कि फुटपाथ के साइड में भुट्टे वाले जो हैं बैठे रहते हैं, भुट्टा सेक रहे होते हैं, आप जाते हो कि भुट्टा दे दो, थोड़ा मसाला लगा दो, तो वो भी मसाला लगा रहे हैं क्या, सॉल्ट और मिर्ची, चिली पाउडर और लेमन का। तो ये बहुत ही टिपिकल मसाला है, थिंक फिक्स रेसिपी है मसाले की। एंड वो नींबू के ऊपर वो लगा के फिर आप रब करते हैं आपके पूरे भुट्टे के ऊपर एंड ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो शायद आपके मुंह में पानी भी आ रहा होगा। तो यही एक टेक्निक होती है कि कैसे आप, इवन दो बहुत ट्रिवियल लगेगा आपको यार इसको इसके बारे में क्या बताना, बट पॉइंट इसकी जो रीड कर रहा है उनके अंदर फीलिंग्स जगनी चाहिए ना उस प्लेस के लिए। तो ये एक तरीके होते हैं इस तरह से डिस्क्राइब करना, इवन ट्रिवियल चीज़ों को भी, कि मैंने भुट्टा खाया और मैंने ये किया फॉर एग्जांपल। तो और क्या बता रहे हैं वो कि उन्होंने कुछ लव स्टोरी कॉमिक्स खरीदी, उन्होंने रीडर्स डाइजेस्ट, बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है ये, सो रीडर्स डाइजेस्ट खरीदा। एंड ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोका कोला। एंड सब कुछ उन्होंने क्या चीज़ से गल्प किया, सो वॉश डाउन यानी गटक जाना। तो क्या चीज़ से गटक लिया उन्होंने, कोका कोला और नॉशिएटिंग ऑरेंज ड्रिंक। सो एक ऑरेंज ड्रिंक है जो उनको क्या लग रही है, बहुत ही नॉशिएटिंग यानी चक्कर या उल्टी लाने वाली। सो बेसिकली उन्हें बहुत ही ख़राब लग रही है एंड उस तरह की एक ऑरेंज ड्रिंक उन्होंने पी, को पता नहीं होगा शायद कि इतनी बेकार है, पी ली उन्होंने। एंड फील मच दी बेटर फॉर इट। एंड काफ़ी अच्छा महसूस किया ये करने के बाद। तो फील मच दी बेटर बिकॉज वो बोलते कि इतना भी ख़राब एक्सपीरियंस नहीं था बिकॉज उन्होंने एक खराब सी ऑरेंज ड्रिंक पी, क्योंकि इन दी एंड उन्हें काफ़ी अच्छा फील हो रहा था कि इन्होंने ये सब खाया पिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।